हेलो गाइस, हम लोगों का फंक्शनलिज्म में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म खत्म हो गया था। अब हम एंटर करते हैं मेलिनोस्की के फंक्शनलिज्म में, जिसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर। पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखो, मेलिनोस्की ने 1931 में कल्चर को डिफाइन किया था, क्योंकि मेलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है वो कल्चर पे फोकस रहता है, और रेडक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म है वो किस पे फोकस रहता है, सोसाइटी पे फोकस रहता है, सोशल स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट। तो मेलिनोस्की ने कल्चर को डिफाइन किया 1931 में, और ये बोला कल्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ इनहेरिटेड कल्चर इज डिफाइंड एज कंसिस्टिंग ऑफ इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज, हैबिट्स एंड वैल्यूज। देखो, किसी एक सोसाइटी का अपना खुद का एक कल्चर होता है जो डाउन द एजेस बनता है, और जिसको सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कल्चर्स डाउन द जनरेशन जाता है, तो इस कल्चर को जो नए मेंबर्स बनते हैं सोसाइटी के आफ्टर टेकिंग बर्थ, ठीक है, तो उनको वाया सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन और डिफरेंट वेज में उनको उनके सोसाइटी, ठीक है, के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जैसे बेसिकली प्राइमरी सोशलाइजेशन वो होता है जो एक्चुअल मेंबर्स, जो उनके जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या सोसाइटी के और मेंबर्स उनको सिखाते हैं, ठीक है, व्हाट आर दियर कल्चरल वैल्यूज एंड एक तरीके से उसको जो बच्चा होता है उसको पूरी तरीके से बताया जाता है कि उसकी सोशल आइडेंटिटी क्या है एक तरीके से और समाज में रहना कैसे है, ठीक है। इनिशियल ईयर्स में उसको बताया जाता है। ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है, लोग कहते हैं कि 5 या 6 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये प्राइमरी सोशलाइजेशन एक इंसान की जिंदगी में चलता रहता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी एज पास होती है वो कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के बारे में जानता रहता है, ठीक है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन वाला तरीका एक्चुअली वो स्कूल लाइफ वगैरह होता है, ठीक है। वो इस केस में इतना नहीं है, क्योंकि स्कूल लाइफ में बेसिकली नेशन एज अ सोसाइटी के बारे में ज्यादा वैल्यूज को ऊपर रखा गया है। सोसाइटी की वैल्यूज को ज्यादा बताया गया है किस चीज में, प्राइमरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो फिर जब सोशलाइजेशन के जरिए कल्चर्स इंपार्ट किए जाते हैं मेंबर ऑफ सोसाइटीज को, ठीक है, तो उसमें कल्चर्स इनहेरिट किए जाते हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रोसेसेस सिखाए जाते हैं, आइडियाज सिखाए जाते हैं, हैबिट्स सिखाए जाते हैं, क्या बोलना है, क्या खाना है, कहाँ बैठना है, किसको आदर से प्रणाम करना है, किसके पैर छूने हैं और क्यों छूने हैं, ठीक है, भगवान के सामने झुकना है कि कौन से भगवान के सामने झुकना है, किसको मानना है, ठीक है, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। तो मेलिनोस्की ने कल्चर को इस तरीके से डिफाइन किया 1931 में। अब एक किताब लिखी है मेलिनोस्की ने, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944 में, ठीक है। याद रखना, मेलिनोस्की की किताब भी है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944, ठीक है। ही प्रोपाउंडेड हिज फंक्शनल व्यू, उसके अंदर उन्होंने अपना जो फंक्शनलिज्म का व्यू है उसको दिखाया है। क्या है फंक्शनलिज्म का मेलिनोस्की का व्यू? कल्चर इज द बायोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। कल्चर जो है इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड सर्व करता है, ना कि सोसाइटी की। और सोसाइटी की नीड किसने फोकस किया था? रेडक्लिफ ब्राउन का फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने, ठीक है। ही प्रोपाउंडेड हिज फंक्शनल व्यू इन दिस बुक, अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर 1944, इन विच ही डिफाइंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने बोला कि जो फंक्शन है इट इज द बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कल्चर क्या है? बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक टाइप ऑफ कल्चर में, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो, बिलीफ हो, ये कुछ ना कुछ एक वाइटल फंक्शन अदा करते हैं। अब आपको क्या करना है इस स्कूल ऑफ थॉट में, वो जो फंक्शन, वो जो बिलीफ है, आइडियाज हैं, ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, कस्टम है, वो अदा कर रहे हैं, उसको सोसाइटी के टर्म में ना देख के इंडिविजुअल लेवल पे देखना है कि उस इंडिविजुअल के लिए उस कल्चर की क्या नीड है। अगर कोई इंसान सुबह उठ के भगवान को प्रणाम कर रहा है तो एज अ सोसाइटी में उसकी क्या पहचान है, वो क्यों कर रहा है, उस सोसाइटी की नीड को ना देखते हुए उस इंडिविजुअल की मनोदशा को देखते हुए आप समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर एग्जाम जाने से पहले कोई इंसान जो है भगवान के सामने झुकता है या फिर माथा टेकता है, तो उस इंसान की बायोलॉजिकल नीड को समझिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं करी हो सकता है उसने खूब पढ़ाई करी हो और अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि भगवान के सामने जो इंसान झुकते हैं इन सब टाइम ऑफ फ्रेम में, ठीक है, एग्जाम वाला इशू है, किसी की हेल्थ खराब है, तो जस्ट ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ठीक है। एक तरीके का इन्होंने बताने की कोशिश करी, ये उस इंसान का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए उसकी बायोसाइकोलॉजिकल नीड है, ठीक है। तो यही है कल्चर का जो फंक्शन है, इट इज अ बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। कल्चर को एज अ सोसाइटी पे ना देखते हुए एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें देखना होगा।
यही हमारा फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैव सम वाइटल फंक्शन, जो मैंने बताया, कस्टम हो गया, मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया, आइडियाज हो गया, बिलीफ हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। एंड दे हैव सम टास्क टू अकम्प्लिश एंड सर्व द बायोसाइकोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मैंने बताया, द कोर ऑफ मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म इज द बायोलॉजिकल नीड। विदाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नीड नाइदर मैन नॉर कल्चर इटसेल्फ कुड सर्वाइव। अगर इन्होंने, मेलिनोस्की ने ये बोला कि अगर जो है इस बायोलॉजिकल नीड, कल्चर की जो बायोलॉजिकल नीड है, अगर वो सर्व नहीं हो रही है तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी वो इंसान उस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से उन चीजों को सीख तो लेगा पर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये काफी डीप थॉट है, इसको सोचने की कोशिश करना। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस इंसान को उस कल्चर में पूरी तरह से अडेप्ट होना पड़ेगा और उसको उस कल्चर की नीड को समझना पड़ेगा और अपने को रेफरेंस लेते हुए। ठीक है, ये क्लियर हुआ इतना? तो हमको बस इतना लिखना है, बायोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, घुमा घुमा के हर एक एंगल से नंबर खींचने हैं। अब उनकी दूसरी किताब है इन हिज फेमस बुक मैजिक, साइंस एंड रिलीजन 1925 की। 1925 में एक किताब और लिखी, याद रखो। 1944 की किताब कौन सी थी? अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जिसमें कल्चर को डिफाइन किया है। 1931 वाला जो रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया था वहां से निकाली थी वो डेफिनेशन, और 1944 की किताब साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर में डाल दिया था। फिर एक किताब और लिखी 1925 में, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। ठीक है, अब वही बात है कि रिलीजन का रोल क्या है एज एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, याद रखना, बायोसाइकोलॉजिकल नीड टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। मेलिनोस्की एक्सप्लेन्ड हाउ मैजिक एंड रिलीजन फुलफिल्स द साइकोलॉजिकल नीड। अब देखो, केस स्टडी मेलिनोस्की ने दिखाई। मेलिनोस्की ने जो काम किया था, फील्ड वर्क किया था, वो किया था प्रोविडेंट आइलैंडर्स पे, प्रोविडेंट आइलैंडर्स। और उन्होंने किस पे रिसर्च किया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने, ग्रेट अंडमानीज ने क्या दिखाया था? व्हेनेवर टू फ्रेंड मीट्स दे एक्सचेंज गिफ्ट्स। तो प्रोविडेंट आइलैंडर में इन्होंने ये दिखाया कि मैजिक किस तरीके से इंसान की के अंदर नेसेसरी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कर सके। देखो, इसमें इन्होंने ये दिखाया था कि एक लगून है और एक सी है। देखो, लगून जो है काफी शांत रहते हैं, पानी के लगून। तो ये लोग जो ट्रोबुलेंट आइलैंडर्स हैं वहां पे कैजुअली जाते थे और वहां पे मछली पकड़ के आ जाते थे। ठीक है, तो वहां जब ये पूरा प्रोसेस करते थे मछली पकड़ने का लगून में, ठीक है, फिशिंग करने का, तो इसमें वो भगवान को याद नहीं करते थे क्योंकि बहुत ईजी था। ठीक है, लेकिन जब वो समुद्र में जाते थे तो समुद्र में जाने से पहले वो पूजा करते थे, क्योंकि समुद्र में साइक्लोन्स आ सकते हैं, समुद्र में सुनामी टाइप की वेव्स बन सकती हैं, समुद्र में बहुत बारिश हो सकती है और समुद्र में हो सकता है कि उनकी शिप डूब जाए। तो वो डेंजर को परसीव करने की कोशिश करते थे। तो ट्रोबुलेंट आइलैंडर क्या समझते थे? लगून में जब हम जाते हैं तो बहुत कैजुअल है, वहां पे हमें कोई डेंजर नहीं है, तो भगवान को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सी वॉयज पे जा रहे हैं फिशिंग करने के लिए या किसी और पर्पज के लिए, तो वो पूजा करते थे। ठीक है, अब इस एंगल को उन्होंने पकड़ लिया मेलिनोस्की ने। मेलिनोस्की ने बोला कि वो जो ट्रोबुलेंट आइलैंडर है वो परसीव करता है डेंजर इन सी वॉयजेस। ठीक है, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो अपने सुपरनेचुरल को याद करता है। ठीक है, अब ऐसा तो मतलब अब ये जो है रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है इस पूरी केस स्टडी में बस एक ट्रोबुलेंट आइलैंडर के कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए दिखाया गया है। तो ये एक साइकोलॉजिकल नीड बन गया। ठीक है, अगर वो इस चीज को नहीं मानते तो क्या वो सी वॉयज कर पाते लंबे स्तर पे? हमेशा उनके मन में डर लगा रहता। देखो, एपिडर्मोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी यही दिखाता है कि जो ट्रीटमेंट ट्राइबल्स करते हैं इट इज मोर लाइक साइकोलॉजिकल। ठीक है, वो साइकोलॉजिकल वे में, मनोदशा वे में चीजों को सही करते हैं। देखो, इंसान की बीमारी इंसान के दिमाग से होती है मेजर केसेस में। ठीक है, अगर आपने दिमाग में सोच लिया कि यू आर नॉट मतलब आप बीमार नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके आप रिकवर करेंगे। और ट्राइबल्स जो हैं इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, उनका अलग वे ऑफ थिंकिंग है, वो आगे बताएंगे। और थोड़ा बताया भी है पेपर 2 में मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है। तो अब मैं केस स्टडी खोलता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। In the study of Turbulent Islander, he showed that how magic served to provide men with necessary confidence to carry out his important task, and religion helps to relieve men's psychological tension. कोई दिक्कत नहीं। He observed that when people do fishing near the coast, जब कोस्ट के किनारे जब लोग फिशिंग करते हैं, where there is no danger to their life, they do not resort to worship. जहां उनको कोई डेंजर नहीं है तो वहां पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, लेकिन जब डेंजर होगा तब वो पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे। बट व्हेन दे गो ऑन सी वॉयज वेयर दे फील इट एज अ थ्रेट टू देयर लाइफ, सो फर्स्ट दे रिजॉर्ट टू सुपरनेचुरल वर्शिप टू गेन कॉन्फिडेंस टू गेट ओवर द क्राइसिस ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है? तो वो सुपरनेचुरल वर्शिप करते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जाम नहीं है तो आप भगवान को याद करते हैं? नहीं करते ना। लेकिन जैसे ही एग्जाम हो, भले ही आपने कितना भी पढ़ा हो, आप भगवान के सामने हाथ जरूर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये परसीव करा जाता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस की तो जरूरत होती है। अब आप खूब पढ़ लीजिए, अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा तो आप
कहीं ना कहीं आपका हाथ कप आएगा, आपको लिखने में दिक्कत आएगी। लेकिन एक बार आपने कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया, ठीक है, भले ही वो वे कोई भी हो, ठीक है। अब इसमें नहीं है कि मतलब जो रिलीजन है और ये मैजिक है इसको ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं, बट ये बता रहे हैं कि इनका एग्जिस्टेंस लोगों के लिए कितना जरूरी है, ठीक है, इनका ये कल्चर लोगों के लिए कितना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया, थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, इन्होंने ये बताया कल्चर इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जैसे रेडक्लिफ ब्राउन बताते थे सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और सोसाइटी जो ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे लीवर है, हार्ट है, किडनी है, और अगर कोई भी एक फेल हो गया तो पूरा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता है। उसी तरीके सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर से इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई भी सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन या कल्चर खत्म हो जाता है तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता है। अगर सोसाइटी से आप मैरिज खत्म कर दीजिए तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। ऑर्गेनिज्म से हार्ट खत्म कर दीजिए तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ थ्रेट में आ जाएगी, मर ही जाएगा वो इंसान। तो इसी तरीके से मेलिनोस्की ने भी उठाया। मेलिनोस्की जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, इंडिविजुअल कल्चरल लेवल पे देखते हैं। तो उन्होंने ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया है कल्चर से, और कल्चर के जो पार्ट्स हैं उनको कंपेयर किया है ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से, ठीक है। तो उन्होंने बोला है किसी भी कल्चर को एज इट इज आपको उठाना पड़ेगा, उनके कल्चरल ट्रेट्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। किसी भी कल्चर में खूब सारे कल्चरल ट्रेट्स, कल्चरल पार्ट्स होते हैं ना, अगर आपने एक भी कल्चरल ट्रेट हिलाने की कोशिश करी या उसको निकालने की कोशिश करी या मॉडिफाई करने की कोशिश करी तो पूरा कल्चर खतरे में आ सकता है। और अगर कल्चर खतरे में आएगा तो इंसान की बायोलॉजिकल नीड खतरे में आएगी, और जिससे इंसान जो है उस कल्चर को आगे नहीं ले जा पाएगा। आफ्टर ऑल एट द एंड सोसाइटी तो खतरे में आनी ही आनी है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव कल्चर को देखने का केवल और केवल इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए। ये मेलिनोस्की ने बोला। क्लियर हो गया? तो कल्चर इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इज इंटर फंक्शनिंग एज अ होल। ऑल कल्चरल ट्रेट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एंड फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। इतना क्लियर हुआ? ये तो बकवास है, आप बस इसको रीडिंग मार लेना, खत्म हो जाएगा। एक कल्चर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कल्चरल ट्रेट्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, स्कूटर एक कल्चर है, ठीक है, स्कूटर का कल्चर आता है ना, तो स्कूटर एक कल्चर है। तो स्कूटर के खूब सारे पार्ट हैं, स्टेपनी है और इसका अपना पहिए हैं, सीट है, ठीक है, रेस है, ठीक है, ये सब क्या है, ये कल्चरल ट्रेट्स हैं एक तरीके के। स्कूटर एक कल्चर है। क्लियर हो गया? चलिए हर एक इंस्टीट्यूशन, आगे बढ़ते हैं। हर एक इंस्टीट्यूशन के अलग अलग डायमेंशन होते हैं। सोशल डायमेंशन होता है, कल्चरल डायमेंशन होता है, इकोनॉमिक डायमेंशन होता है, पॉलिटिकल डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये सारे उसके कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कल्चरल ट्रेट्स हैं। आपको इन इंस्टीट्यूशंस के साथ उस इंस्टीट्यूशन के इन पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई भी हो सकता है कल्चरल इंस्टीट्यूशन, मैरिज है, किनशिप है, ठीक है, हर एक का अपना अपना डायमेंशन होगा। वो कैसे होगा मैं आगे बताऊंगा। सोशल मतलब हर एक कल्चर का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अपना डायमेंशन होगा, अपना अपना कल्चरल ट्रेट होगा, ठीक है, और वो किसी ना किसी वे में इंसान के बायोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, इंसान के बायोलॉजिकल नीड को सर्व कर रहा होगा। जैसे आप मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, टीका लगता है, आपके हाथ में कलावा पहनते हैं, खूब सारे पार्ट्स हैं। अब ये क्या है, आप भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, और ये टीका लगाना, ये हाथ में पहनना, ठीक है, और ये सब क्या है, ये कल्चरल ट्रेट है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लगाया या फिर टीका नहीं लगाया किसी दिन, तो फिर इंसान को ये फील हो सकता है यार आज मेरे टीका नहीं लगा है, ठीक है, शायद भगवान मुझे आशीर्वाद ना दें और शायद मेरा पेपर खराब हो जाए, ठीक है। ये सब कल्चरल ट्रेट्स हैं। अगर इंसान किसी एज अ कल्चर को, ये ऐसा कल्चर मान रहा है इन सब चीजों को और इसको इंपॉर्टेंस देता है एज अ बायोलॉजिकल नीड, तो उनके साथ छेड़खानी मत करो, ये इन्होंने बोला, ठीक है। क्लियर है? काफी डीप आगे करेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल, मैरिज फैमिली हेल्प्स इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। मैरिज कैसे? ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, और वो सोसाइटी लेवल पे कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी वाया रिप्रोडक्शन एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन दैट मेक्स एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी द एक्चुअल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और रिलीजन हेल्प्स टू रिमूव द साइकोलॉजिकल टेंशन, खूब सारी चीजें। मैरिज किनशिप क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी में काम कर रहा है, सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिलीजन क्या कर रहा है, साइकोलॉजिकल टेंशन दूर कर रहा है। ये सब चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया आगे। मेलिनोस्की ने रिजेक्ट किया पूरी तरीके से इवोल्यूशनिस्ट अप्रोच की। ऑब्वियसली जो फंक्शनलिज्म है वो किसके अपोजिशन में बना है, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के अपोजिशन में बना है। तो मेलिनोस्की ने इवोल्यूशनिस्ट अप्रोच ऑफ स्टडीइंग सोशल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ही एम्फसाइज्ड ऑन स्टडीइंग इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन। आपको कल्चर के फंक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। और कल्चर का फंक्शन ही तो सेटिस्फाई करता है बायोलॉजिकल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, मेलिनोस्की ऑल्सो रिजेक्टेड द इथनोसेंट्रिक व्यू ऑफ इवोल्यूशनिस्ट। ये सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, रेडक्लिफ ब्राउन वाला भी यही था और इसमें भी यही है, ठीक है। ऑफ लुकिंग डाउन ट्राइबल्स। क्यों क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट अपने आप को मोस्ट सिविलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट सिविलाइज्ड बोलते हैं? क्योंकि मेलिनोस्की की एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है, हर साल बच्चे लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, और इसका नाम है ट्राइबल पीपल आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर।
ठीक है। जब तक कोई भी सोसाइटी अपने कल्चर्स, अपने द्वारा बनाए हुए कल्चर्स के साथ खुशी खुशी रह रही है, द सोसाइटी इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म इन दियर, इज द मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी इन दियर एक्चुअल फॉर्म। और यही एक्चुअल डेफिनेशन है एंथ्रोपोलॉजी की, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के नजरों में डेवलपमेंट यही है, ठीक है। अगर कोई सोसाइटी अपने कल्चरल ट्रेड्स के साथ हैप्पीली रह रही है, देन डू नॉट इंटरफेयर इन देयर कल्चर एंड मेक देम अनहैप्पी। एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक फिनोमिना यही है, और कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी यही है, फ्रांस बोज वाला, ठीक है। तो मेलिनोस्की रिजेक्टेड इथनोसेंट्रिज्म ऑफ इवोल्यूशनिस्ट ऑफ लुकिंग डाउन द ट्राइबल पीपल। मॉर्गन ने क्या बोला था? मॉर्गन ने ये बोला था ना कि क्लासिफाई किया था, सेवेज है, बार्बरिज्म है, सिविलाइजेशन है। तो वो जो हंटिंग सोसाइटीज हैं और इन सबको क्या बोलते थे? सेवेजरी बोलते थे, और फिर जो नोमैडिक सोसाइटी थे बार्बरस सोसाइटी बोलते थे। तो ये टर्म्स बहुत बुरे लगते थे मेलिनोस्की को और रेडक्लिफ ब्राउन को भी एक हद तक। वो ये बोलते थे कि आप ये सब क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलते थे यार, दे आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर, दे आर लिविंग इन देयर सोसाइटी विद हैप्पी कल्चर दे हैव, दे आर शेयरिंग अ हैप्पी कल्चर विद देयर सोसाइटी मेंबर्स। तो आप उनको क्यों अनसिविलाइज बोल रहे हैं? ये सब मेलिनोस्की ने दिखाने की कोशिश करती है। फेमस स्टेटमेंट आप डालेंगे, ट्राइबल पीपल आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर। और केस स्टडी उनकी कौन सी आप डालेंगे? ट्रॉबिलेंड आइलैंडर्स वाली। ग्रेट अंडमान सिक्स में डालेंगे रेडक्लिफ ब्राउन वाली, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म क्या है इनका? क्रिटिसिज्म क्या हुआ? अब वही क्रिटिसिज्म, ना तो ये सोशल चेंज को फोकस करते हैं, तो सोसाइटी चेंज करेगी, तो मैंने बताया था डिफ्यूजनिज्म वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे और इवोल्यूशनिज्म वाला कॉन्सेप्ट डालेंगे। सोशल चेंज इन्होंने बोलता कि सोसाइटी आज जो है, एक्चुअली जो सोसाइटी के जो कल्चर्स हैं, अगर वो वेल इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहें तो सोसाइटी जो है एग्जिस्ट करती रहेगी, ठीक है। और सोसाइटी उसी फॉर्म में सही है। आप आज देखो कि सोसाइटी में जो कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। वो किस लेवल तक वो फंक्शंस उस सोसाइटी और उस सोसाइटी के एक्चुअल मेंबर्स की नीड्स को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये बताया था। तो इनका मेजर फोकस जो था सोशल चेंज पे नहीं था कि किस तरीके से सोसाइटीज चेंज हो रही हैं, किस तरीके से इवोल्यूशन लग रहा है सोसाइटीज में, किस तरीके से डिफ्यूजनिज्म का कॉन्सेप्ट लग रहा है। और वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से भी दूर रहते थे। अब पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सोसाइटी मॉडिफाई करती है ना, ठीक है। मार्क्सिज्म ने क्या बोला था? मार्क्सिज्म ने ये तो बोला था कि देयर इज ऑलवेज अ हिडन कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी, सोसाइटी इज ऑलवेज रिडन विद कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से सोसाइटी चेंज करती है, ठीक है। अब वो बुर्जुआ वाली डिबेट है पूरी अपनी कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू आर नथिंग टू लूज बट योर चेंज। किसने बोलता? मार्क्स ने बोलता। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज, ठीक है। आप जो बंधुआ बना दिए गए हो वो ही तोड़ने के लिए आपके पास है। तो ये क्या? ये कन्फ्लिक्ट है, इसे सोसाइटी मॉडिफाई होती है पूरी तरीके से। ये सब ये इग्नोर करते थे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो बस आपको यही डालना है कि सोशल चेंज पे इनका फोकस नहीं था, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पे इनका फोकस नहीं था। डिस्पाइट दैट मेलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन फॉर्मुलेटिंग नेटिव रेगुलेशन। ये बकवास है, ठीक है, मत डालना ऐसे, लाइन को पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब इंपैक्ट ऑफ मेलिनोस्की इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में मेलिनोस्की ने क्या इंपैक्ट डाला? मैंने आपको पढ़ाया था डीएन मजुमदार के गुरु थे मेलिनोस्की। डीएन मजुमदार को फंक्शनलिज्म में ट्रेन करने वाला नाम है मेलिनोस्की, ठीक है। और डीएन मजुमदार ने उसके बाद जो काम किया हो ट्राइब पर, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, और केएमके कोरबा, मोहाना और कानपुर सिटी, जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को ट्राइबल से विलेज और विलेज से सिटी तक ले आए डीएन मजुमदार, उनके गुरु थे मेलिनोस्की, ठीक है। तो मेलिनोस्की ने दो लोगों को ट्रेन किया बेसिकली, डीएन मजुमदार, और डीएन मजुमदार ही वही इंसान है जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी खोला था 1954 में, सब पढ़ाया मैंने, ठीक है। डीएन मजुमदार हो गए, ए अयप्पन हो गए, ठीक है। इन्होंने ए अयप्पन को भी फंक्शनलिज्म में ट्रेन किया है। इनके बारे में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पूरा लेक्चर है, मतलब अच्छे से एक पेज पूरा पढ़ाया जाएगा। डीएन मजुमदार और ए अयप्पन को इन्होंने ट्रेन किया है। दीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। जैसे डीएन मजुमदार ने वर्कड विद एस सी रॉय के साथ काम किया, ठीक है, ठीक है। एस सी रॉय के एक्चुअली में जो शिष्य थे इंडिया में वो डीएन मजुमदार थे। एस सी रॉय की मौत के बाद डीएन मजुमदार जो है चले गए थे मेलिनोस्की के पास, ठीक है। तो डीएन मजुमदार के एक्चुअल गुरु थे एस सी रॉय इंडिया में। एस सी रॉय की मौत के बाद डीएन मजुमदार चले गए थे कहां पे? फंक्शनलिज्म में ट्रेन होने के लिए। कहां पे? ये मेलिनोस्की के अंडर, ठीक है। वहां पे उनको फंक्शनलिज्म में ट्रेन करा गया, वापस आए तो हो ट्राइब पे उन्होंने वर्क किया। हो ट्राइब पे वर्क क्यों किया? क्योंकि एस सी रॉय उनको बोल के गए थे मरने से पहले कि भाई मैं हो पे वर्क करना चाहता था पर मैं वर्क नहीं कर पाया था। उस पर इथनोग्राफ बनाया उन्होंने, ठीक है, और उस पर लिखा अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, ट्राइब जो चेंज हो रही है, उसमें फंक्शनलिज्म को दिखाया उन्होंने पूरी तरीके से। अब देखो, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये सोशल चेंज वाली कैरेक्टर है ना एक तरीके का। मैंने उस टाइम पे बोला था कि डीएन मजुमदार थोड़े से विद्रोही टाइप के बंदे थे, ठीक है। ट्रेन तो ये फंक्शनलिज्म में थे पर इनका जो है ट्रांजिशन और सोसाइटी में चेंज पे काम भी करते थे, क्योंकि ये इंपैक्ट था इनका एस सी रॉय वाला, ठीक है। एस सी रॉय और एलियर वेल्विन जो
वो बाद की बात है, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सोशल चेंज वाला एलिमेंट जो उनके गुरु देखे गए उनमें था वो, लेकिन फंक्शनलिज्म में ट्रेन थे। उनकी किताबें जब आप पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब फंक्शनलिज्म, कल्चर्स का फंक्शनलिज्म किस तरीके से दिखाया गया है कि कोई भी चीज किस तरीके से बायोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। हो ट्राइब में KMT की स्टडी करी, कोरबा, मोहाना, कानपुर सिटी, पूरा अच्छे से बताया। अयप्पन ने जो है केरल की जो ट्राइबल्स हैं उनके एथनोग्राफ बनाए थे और उसमें फंक्शनलिज्म को दिखाया था केरल के, याद आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हमारा मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।